जय हिंद प्यारे बच्चे, आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन का लेक्चर नंबर 3। यदि आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है उसके क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए हम इससे समझते हैं। तो हमारा समझेंगे, यहाँ दिया है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, यानी कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहला विशेषता है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। जो समतल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जिसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो चलिए दूसरा समझते। दूसरा क्या है, यह प्रतिबिंब सीधा होता है, यानी जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो आप मिरर में देखते हैं वो हमेशा, जो मिरर में देखते हैं वो सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं वही होता है समतल दर्पण। पर उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उसमें तो रियल में आप नहीं अंदर चले जाते हैं। और जो ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है हमेशा, जैसा कि आप फेस देखेंगे वैसा ही रहता है, उल्टा नहीं बनता। इसलिए इसका दूसरी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं कि यह प्रतिबिंब को सीधा बनाता है। तीसरी विशेषता क्या है, प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। यानी कि जैसे आप प्रतिबिंब आईना से आप जितना दूर रहिएगा ना, प्रतिबिंब भी उतना ही दूर आपको बनाकर देगा। यानी कि समतल दर्पण की यह विशेषता है कि जितना दूर वस्तु की दूरी होती है उतना भी दर्पण के अंदर, यानी कि दर्पण के पीछे उतना ही दूरी में प्रतिबिंब बनाता है। जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से हमारे पास एक समतल दर्पण है। यदि हम इसको इस दूरी पर रखेंगे तो वस्तु भी हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसी दूरी पर बनेगा। तो चलिए, यदि आप समझ रहे हैं तो आप अब आगे समझते हैं। यह क्या कह रहा है, यह पार्श्व विवर्तन को विपरिवर्तन को दर्शाता है। पार्श्व विवर्तन क्या है, इसके बारे में हम बस थोड़ा ही समय में पूरा डिटेल से समझे। बस आप इतना समझ लीजिए, जो प्रतिबिंब बनता है, जो समान यानी कि जो चीज वस्तु यदि राइट में रहता है तो उसी का प्रतिबिंब ये लेफ्ट में बनाता है और लेफ्ट का राइट कर देता है। जैसे कि आप आईना में देखिएगा प्रतिबिंब, तो जो हमारा कान इधर रहता है तो उसको इधर कर देता है, जो इधर रहता है तो उसको इधर कर देता है। तो इसके बारे में हम आगे थोड़ा बढ़िया से समझेंगे। चलिए अब हम विपरिवर्तन और पार्श्व परिवर्तन को आसानी से समझते हैं। चलिए पहले हम पी पी परिवर्तन को समझेंगे। विपरिवर्तन क्या हुआ, घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष से पारित होकर 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। अब जैसे समझिए कि क्षैतिज क्या है, क्षैतिज जो भी वस्तु इस प्रकार से क्षैतिज इसको कहते हैं, और जो इस प्रकार से रहता है उसको उधर यानी कि वर्टिकल कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल अक्ष कहते हैं, इसको यदि सीधा रहता है तो उसको वर्टिकल अक्ष कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्षैतिज, जो क्षैतिज यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु क्षैतिज अक्ष पर इस प्रकार से है, तो विपरिवर्तन में क्या होता है, क्षैतिज 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री यहाँ पर से घुमाएंगे तो इस प्रकार से हमारा घूम जाएगा। यानी कि जो रहता है क्या, यहाँ पर समझिए, देखिए ये हमारा यदि हम क्षैतिज अक्ष के कारण इसको हमारा पीछे उलट जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से फिगर को हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये हमारा इस प्रकार से है तो सीधा का उल्टा हो जाता है, उल्टा का सीधा हो जाता है। यानी कि विपरिवर्तन में क्या होता है, यदि कोई वस्तु इस प्रकार है तो इस प्रकार हो जाएगा, और उस प्रकार है तो इस प्रकार हो जाएगा, और यदि इस प्रकार है तो हमारा इस प्रकार हो जाएगा।
समझ रहे हैं? यदि नहीं समझ रहे तो फिर से समझिए। क्या करा, वह घटना जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के पार है, यानी कि इस प्रकार से घूम के 180 डिग्री आता है। 180 डिग्री मतलब होता है पूरा यानी सीधा लाइन। ये वाला घूम के फिर से इधर आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बी परिवर्तन। अब पार्श्व बी स्थापन क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का। सिंपल भाषा में आप समझिए कि बी परिवर्तन क्या है। बी परिवर्तन जो ऊपर रहता है उसको हम नीचे कर देंगे, नीचे रहेगा जिसको हम ऊपर कर देंगे। पार्श्व बी स्थापन में जो राइट रहता है उसको लेफ्ट कर देंगे, जो लेफ्ट रहेगा उसको राइट कर देंगे, दाया रहेगा उसको बाया, बाया रहेगा तो दाया। और इसमें ऊपर रहेगा तो उसको नीचे कर देंगे, नीचे रहेगा तो उसको ऊपर कर देंगे। यदि आपको समझ आ रही तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए इसी प्रकार से हम अब हमारा अगला टॉपिक है दर्पण। तो दर्पण को समझते हैं। तो चलिए अब हम दर्पण को समझते हैं। तो दर्पण क्या है हमारा, दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं, मिरर। यहाँ समझते हैं, वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियम अनुसार प्रकाश को परावर्तित कर देते, साथ ही एक सतह रचित यानी सिल्वर्ड अवध अवश्य होना चाहिए। यानी कि दर्पण वह है चिमकीली जो नियम अनुसार प्रकाश को परिवर्तन को परिवर्तित कर देते, उसके साथ एक सतह सिल्वर से कवर होना चाहिए, उसी को हम दर्पण कहते हैं। दर्पण हमारा 3 प्रकार के होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल यानी कि सब तल समान होना चाहिए, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के, अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण को हम आगे समझेंगे, उससे पहले हम परवलयिक दर्पण को समझ लेते हैं। परवलयिक दर्पण वह दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता है, यानी कि इस प्रकार से गोल नहीं होता, दर्पण जो होता है गोल नहीं होता, इस प्रकार से ये हमारा परवलयिक दर्पण हो गया। और समतल दर्पण इस प्रकार से सारा इसका जो तल है सब जगह समतल होना यानी कि समान आकार का होना चाहिए, समान होता है, इसलिए इसको समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण को हम विस्तार से आगे समझेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, इसलिए आगे हम समझते हैं। तो चलिए अब हम गोलीय दर्पण को समझते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण वैसे दर्पण को तो खोखले गोले का एक भाग होता है, खोखला गोला यानी कि गोला भरती नहीं खोखला होता, उसी का एक भाग को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। साथ ही उसका एक जो यानी सतह रहता है, एक सतह रजतित यानी कि सिल्वर कवर चढ़ाया जाता है उसमें, उसको रजतित यानी घिसा जाता है। यानी क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे हमारा देखिए गोला लेकिन खोखला यानी कि भरता गोला नहीं, खोखला गोला है, उसी का एक भाग को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहती है अर्थात केंद्र की ओर, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि अवतल दर्पण ये हमारा देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। यहाँ पर देखिए ये केंद्र की ओर धसल है, केंद्र की ओर हमारा धसा, ये हमारा रचित है, बाहर से रचित किया गया है, इसको अंदर से रचित किया, ये केंद्र के विपरीत दिशा में यानी कि देखिए उठा हुआ है लेकिन केंद्र की ओर धसा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर देखिएगा अर्थात केंद्र की ओर, अर्थात केंद्र की ओर धसा रहता है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। केंद्र की विपरीत दिशा में हमारा उभरा हुआ रहेगा तो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। ये इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक बिंदु पर सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर अपसरित कर देती है। जैसा में आप गाड़ी के हेडलाइट में देखोगे बहुत सारा किरण को एक ही जगह फोकस कर देता है, टॉर्च में आप भी देखेंगे टॉर्च का सारा फोकस एक ही वस्तु पर कर देता है, लेकिन उत्तल दर्पण में उसका उल्टा होता है। जस्ट उसका उल्टा होता है, वो एक वस्तु से यानी कि एक
वो चारों दिशा में फैल जाता है, एक बिंदु से निकलकर चारों दिशा में फैल जाता है। लेकिन जो अवतल दर्पण होता है, जो एक दिशा यानी चारों दिशाओं से लाकर एक बिंदु पर अपसरित कर देता है, एक बिंदु पर ला देता है। लेकिन उत्तल दर्पण एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाता है, इसलिए हम इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ पर बोला, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी रहती है अर्थात केंद्र की विपरीत दिशा में उत्तल दर्पण कहलाता है, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक बिंदु से निकलकर चार दिशाओं में फैला देता है, इसलिए इसका उपयोग हम गाड़ी के हेडलाइट में नहीं, साइड मिरर के रूप में करते हैं। जो साइड मिरर होता है उसमें सारा जो होता है प्रकाश यानी कि सारे वस्तु को एक ही बस छोटा में दिखा देता है, इसमें छोटा छोटा वस्तु को दिखा देता है। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि गोलीय दर्पण में कुछ पद होते हैं, उसको हम समझते हैं। चलिए हम गोलीय दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण पदों को समझते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना हम दर्पण को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद है हमारा। गोलीय दर्पण जिस पहला को समझिए, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के जिस खोखले भाग एक भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? यानी कि जो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, हम बताए थे अभी, जो खोखले गोले का उसका केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए गोला है, ये गोला, इसके केंद्र, यहाँ पर देखिए हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं यहाँ पर, इसे इस केंद्र यानी खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र यानी जो खोखला गोले का केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि इसे कैपिटल सी के द्वारा पर यहाँ पर सूचित किया जाता है। समझिए, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। ये देखिए हमारा अवतल दर्पण पीछे से रजतित रहता है, यानी कि ये पीछे जो ऐसे ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर, ये रजतित को बता रहा है। यहाँ की दर्पण, यहाँ देखिए दर्पण के हमारा क्या है, दर्पण के सामने है, ये हमारा ये आगे वाला दर्पण है, इसका सामने हमारा वक्रता केंद्र है। लेकिन उत्तल दर्पण में यहाँ पर यदि हमारा केंद्र है, यहाँ पर हमारा केंद्र, तो ये देखिए दर्पण, ये हमारा दर्पण का आगे हुआ, ये दर्पण का पीछे हुआ, जो है जहाँ जो सतह रचित रहती है वह दर्पण के पीछे होते हैं, क्योंकि दर्पण को पीछे से रचित किया जाता है, ना कि आगे से। यदि आगे से रचित कर दिया जाएगा तो इसे हम कैसे देखेंगे? तो पीछे से रचित किया गया है। यहाँ पर देखिए पीछे से, यहाँ दर्पण के हमारा पीछे है। यहाँ पर बोला क्या, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है, लेकिन अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट हमारा ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? पोल। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ज्यामितीय केंद्र क्या है? ज्यामितीय केंद्र यानी कि यहाँ पर देखिए ये केंद्र है, इसका सामने वाला भी यहाँ केंद्र होगा, इसके सामने वाला भी केंद्र होगा। इसके हम सामने वाले को यहाँ पर मान लेते हैं P, इसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। जो ध्रुव को कैपिटल P के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर हमारा ज्यामितीय केंद्र इस प्रकार से, यहाँ पर ज्यामितीय केंद्र को हम मान सकते हैं। तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? ध्रुव। नेक्स्ट है हमारा मुख्य केंद्र। मुख्य केंद्र नहीं, यहाँ पर मुख्य अक्ष हो जाएगा, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ से जैसे ही हमारा वक्रता केंद्र है, यहाँ से मिलाने वाली रेखा को, यानी कि हम मान लेते सी है, ओ है, इसको हम मान लेंगे। यहाँ पर ओपी है जो हमारा मुख्य अक्ष यानी प्रधान, यानी सी से केंद्र को, अब कहेंगे इधर क्यों मिलाए थे? क्योंकि इधर भी तो केंद्र है, ज्यामितीय केंद्र है, इधर भी पी हो सकता है, उधर भी पी हो सकता है, या तो ऊपर पी भी हो सकता है, नीचे कहीं भी पी मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं।
जैसे ओ पी, यहाँ पर सी हमारा क्या हो जाएगा, वक्ता केंद्र, पी हमारा ध्रुव हो जाएगा, और ओ पी यहाँ पर ओ के जगह पर क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं, कोई निश्चित नहीं, पर इसको हम वक्ता केंद्र को हमेशा सी मानिएगा और ध्रुव को हमेशा पी मानिएगा। चलिए इसमें भी करते हैं, यहाँ हमारा पी हो जाएगा, यहाँ ओ हो जाएगा, तो ओपी हमारा क्या हो गया, वक्ता केंद्र हो गया, यानी ओपी हमारा मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसको प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे को कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और भी है उसको भी समझते हैं, हम मुख्य पदों को समझते हैं। अब हमारा दूसरा है, यानी कि अगला पॉइंट है दर्पण का द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहता है, यानी कि जितना दर्पण की चौड़ाई है, यहाँ पर देखिए यहीं तक दर्पण का चौड़ाई, यहाँ पर जिसको हम एम मानेंगे तो इसको एम डैश मान लेंगे, इसको यहाँ एम मानेंगे तो इसको हम एम डैश मान लेंगे। इस पर यानी कि दर्पण की चौड़ाई, जितनी दर्पण की चौड़ाई रहती है उसी को दर्पण का द्वारक का, अर्थात जहां से प्रकाश वास्तव में परिवर्तन करता है, यानी प्रकाश जो परिवर्तन करेगा वो यहीं तक करेगा, इधर से परिवर्तन नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ तो दर्पण है ही नहीं, यानी कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ पर भी यहीं से, यहाँ पर इधर से तो प्रकाश का परिवर्तन कभी भी परिवर्तन हो ही नहीं सकता प्रकाश का, यानी कि यहाँ पर से नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा वक्ता त्रिज्या। वक्त गोल यानी जो गोला है, जो इसकी त्रिज्या को ही वक्ता त्रिज्या कहते हैं। जैसे हमारा त्रिज्या यहाँ से मैथ में आप पढ़े होंगे, यहाँ से यहाँ त्रिज्या होता है सीपी, यहाँ सीपी को क्या कहेंगे, त्रिज्या, सीपी को वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम सीपी को क्या कहेंगे, वक्ता त्रिज्या। यहाँ पर सीपी को क्या कहेंगे, वक्ता त्रिज्या। तो चलिए आगे हम अगला हमारा मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस को हम इतने स्लाइड में नहीं समझा सकते, इसके लिए बड़ा स्लाइड चाहिए, तो हम बड़ा स्लाइड लेकर समझाते हैं। अब हम मुख्य फोकस को समझते हैं। मुख्य फोकस हमारा क्या होता है, मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती यानी कि अपसरित होती है, इसे मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष है, हमने पिछले टॉपिक में अभी समझाया, पिछले कुछ देर पहले, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले सभी किरणें, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही सभी किरणें एक मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलते हैं, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर देखिए मिलती है, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलते, इसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। आने के पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले सभी किरणें परिवर्तन के बाद हमारा मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, यानी कि एक बिंदु पर जा रही है, इसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। और उत्तल दर्पण में कैसे होगा, हमारा देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा प्रकाश की किरणें, वो देखिए दर्पण के बाद इधर इधर नहीं आएंगे, इस प्रकार से देखिए, इसमें हमारा उल्टा फिगर बन गया, अंदर इस प्रकार से हमारा उत्तल दर्पण का ये हमारा फिगर है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, पर यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, कभी नहीं होगी, जब भी रिफ्लेक्ट होगे तो यहाँ से होकर इस प्रकार से हम इसको बढ़ाएंगे, इस प्रकार से हमारा रिफ्लेक्ट होकर इधर चले जाएगी, यहाँ से आगे रिफ्लेक्ट होकर इधर चले जाएगा, यहाँ से आगे रिफ्लेक्ट होकर इधर चले जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर इधर, रिफ्लेक्ट होकर यानी परिवर्तन के बाद इधर। लेकिन हम यहाँ डॉटेड लाइन से यदि हम मिलाते हैं सारे को एक बिंदु पर, तो देखिए मुख्य अक्ष के हमारे एक बिंदु पर मिल रही, इसीलिए हमें दर्पण के पीछे बना हमारा, यह देखिए अवतल दर्पण, इसे एफ के द्वारा एफ के द्वारा यानी कैपिटल एफ के द्वारा सूचित किया जाता है, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। क्यों वास्तविक होता है, क्योंकि ये वास्तविक कटान यहाँ पर बना है, वास्तविक कटान बना है, पर यहाँ हम काल्पनिक, हम डॉटेड लाइन से मान के यानी काल्पनिक माने, वास्तविक नहीं, इसको मान लिए कि यहाँ से इस बिंदु पर हमें मिल रही है। और इसे अब समझ में आ रहा होगा कि आपको
पी से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि सारी किरणें एक बिंदु पर अपसरित और अभिसरित हो रही है, यानी कि एक बिंदु पर आकर मिल रही है, लेकिन उत्तल दर्पण में एक बिंदु से होकर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर से गई लेकिन इधर से निकल रही है। यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं लग रहा कि एक बिंदु से निकल रही है। यहाँ पर देखिए एक बिंदु पर सारे क्या हो रही है, अपसरित हो जा रही है। एक बिंदु पर हमें अपसरित हो जा रही है, इसीलिए हम इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। और जस्ट इसका उल्टा इसे अपसारी दर्पण। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से सारे प्रकाश की किरणें निकल रही। मान लीजिए हम यहाँ से जा रही है सारी किरणें, अपसरित होने के बाद इधर से निकल रही, इधर से, यहाँ पर से इधर से निकल रही है, यानी कि एक बिंदु से अपसरित होकर सारी दिशाओं में फैल रही है। इसीलिए इसे हम प्रकाश का परावर्तन, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारा ध्रुव है, ये हमारा फोकस, इस दोनों के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम कैपिटल स्मॉल एफ के द्वारा सूचित करते हैं। मान लीजिए यहाँ सेंटर है, इस वाले बीच की दूरी को स्मॉल एफ से यानी कि फोकस दूरी कहते हैं। अब अगला टॉपिक है, समझते हैं अगले टॉपिक को, जिसे बस हमारा हो जाएगा फोकस। अब हमारा जो है देखिए, यहाँ पर हमारा सेंटर मान लीजिए, यहाँ पर सेंटर मान लीजिए, आप यहाँ पर देखिएगा कि सीपी हमारा वक्रता केंद्र है और पीएफ हमारा मुख्य यानी कि फोकस दूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों का आधा है, यहाँ से 20-20 यहाँ लाइन है, दोनों का आधा पर है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगनी होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का दुगनी होती है, लेकिन वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या को हम आधा कर देंगे तो फोकस दूरी हो जाएगा। फोकस दूरी को यदि हम दुगना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। तो चलिए हम एक ही फिगर में सभी पदों को समझ लेते हैं। एक मिनट हम मिला लेते हैं, इसको मिटा के हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक मिनट, हम सबसे पहले अवतल दर्पण में सभी पदों को समझ लेते हैं। बाहर से रचित है इसीलिए अवतल दर्पण। देखिए, जिस खोखले गोले का एक भाग गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र करते हैं। मान लीजिए हमारा गोला इस प्रकार से है, इसका केंद्र मान लीजिए यहाँ पर होगा, तो इससे को हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और जो ज्यामितीय केंद्र यानी ज्यामितीय केंद्र हम यहाँ मानेंगे तो पी, इसी को कहते हैं ध्रुव। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव। और सी और पी को मिला देने वाली रेखा को कहते हैं प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष। इसको हम कहेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, या इसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले किरणें कहाँ से गुजरती थी, तो मुख्य फोकस से गुजरती थी। इसे हम एफ से कहते थे, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, फोकस, मुख्य फोकस। अब हमारा दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, तो एम डैश, ये हमारा दर्पण की चौड़ाई को, इसलिए इसे हम द्वारक कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते थे वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या जिसे हम आर से सूचित, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और मुख्य फोकस और पी की दूरी को हम स्मॉल एफ से कहते हैं, जिसे हम मुख्य
मुख्य यानी कि फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं, या फोकसांतर भी कहते हैं, फोकसांतर, इसको फोकसांतर भी कहा जाता है फोकस दूरी को। अब हम अवतल दर्पण में समझ लिया, अब हम उत्तल दर्पण में समझते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है, अंदर से रचित किया गया इसलिए उत्तल दर्पण है। मान लीजिए यहाँ पर केंद्र है, यहाँ से ये हमारा P हो जाएगा ध्रुव, और ये M डैश क्या हो जाएगा, हमारा दर्पण का द्वारक। मुख अक्ष के समांतर आने वाले सभी किरण फोकस से गुजरते हैं, लेकिन इधर से नहीं, इसमें इधर से नहीं गुजरेगी, इधर से हो जाएगा, और इसको हम मिला देने पर यहाँ पर हमारे मुख फोकस गुजरते हैं। इसीलिए कहते हैं दर्पण के हमारा पीछे होता है, इसमें दर्पण के सामने होता है। ये हमारा दर्पण के पीछे है, इसलिए हमारे यहाँ मुख फोकस हो जाएगा। अब पी, सी और पी के बीच की दूरी को हम क्या कह देंगे, इसमें सारा कुछ इधर रहता है, मुख फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं। जैसे इसमें होगा वैसे ही इसमें होगा। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।